नंबर्स पढ़ेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। तो मैं ना पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले अपन एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ एटम दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एटम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। अब तुम मुझे ये बताओ कि मतलब ठीक है, एटम्स के बारे में मुझे लगता है सबको इंफॉर्मेशन है कि एटम में शेल वगैरह होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, वैसे मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा आपको। तो एटम में ना शेल होता है, ऑर्बिट्स भी होते हैं, इन शेल को अपन ऑर्बिट्स कहते हैं। जैसे अपन ने लिखा हुआ है शेल, ऑर्बिट लिखते हैं अपन कि LMNOP इस टाइप से। और ये ऑर्बिट अपन को किसने बताए थे? बाय बोर, ये बोर ने बताया था अपन को। तो देखो भाई, फर्स्ट शेल को के शेल बोलते हैं, सेकंड को LMN, लाइक दैट। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, लाइक दैट। अपन इसको ना ABCD भी लिख सकते थे, लेकिन बुक्स में उन्होंने कैसे लिखा तो अपन भी कैसे लिखेंगे। These shells जो प्रेजेंट होते हैं ना एटम में, these shells are divided in subshells, है ना। So every shell is divided into subshell। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, each shell is divided into subshells, is divided into subshells, ठीक है, divided in subshells। तो जो सबशेल्स होते हैं ना, अपन लिखते हैं भाई सबशेल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं सबशेल्स, दैट इज SPDFGHIJ, लाइक दैट वी कैन राइट। बट हमें इतने एलिमेंट ही नहीं है अपने पास कि अपन इससे ज्यादा सबशेल में डिवाइड करने की जरूरत पड़े, इसलिए अपन सिर्फ SPDF ही पढ़ते हैं। और SPDF ही क्यों सर? फिर वो KLMNO था, पहले आप ABCD को पहले तो आप K से शुरू कर रहे थे, आप S से शुरू कर दिया, और फिर S के बाद P लिखा, जबकि P के बाद S होता है, और F तो बाद में लिखा, तो D को बाद में ऐसे लिखा। तो पहले D लिख लेते, फिर F लिखते, फिर P लिखते, फिर S। तो ये ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स थे, जैसे जैसे डिस्कवर होते गए वैसे वैसे उन्होंने अपन को बताते रहे। तो जैसे S है, तो S जो होता है वो शार्प, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन शार्प वर्ड यूज करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हैं, प्रिंसिपल पीक्स होते हैं तो वो उनको अपन यूज करते हैं। डी डिफ्यूज्ड होता है, और F फंडामेंटल होता है, और F जो होता है वो फंडामेंटल होता है, ठीक है ना। और G जो होता है वो जनरलाइज्ड होगा। तो लेकिन G की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मतलब तो अपन को पता है कि भाई ठीक है, आप यहां तक ही बताओ। सर F का क्या लिखा है? F के लिए फंडामेंटल लिखा था बेटा मैंने सोचा बोला है तो तुम लोग को याद रहेगा, लेकिन मैं उसको पूरा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंडामेंटल लिखा अपन ने, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज SPDF ऐसे। तो इतना ही लिखना होता है। अब इनमें ना एक मैं नया टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल मैं बताऊंगा एल क्या होता है, लेकिन अभी आप पूछने वाले नहीं हो कि सर ये एल क्या है। मैं बताऊंगा व्हाट इज एल, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अभी के लिए याद रख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए होता है 0, पी के लिए 1 2 3, और ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब एल का वैल्यू अभी हमें याद रखना है आपको कि एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। मैंने आपको बताया था, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूं, जबकि उसके बाद क्वांटम नंबर, उसके बाद अपन आएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, जबकि अपन को पढ़ना चाहिए वेव मैकेनिकल मॉडल, फिर क्वांटम नंबर और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा मुझे ऑर्डर चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मान लिया भाई कि भाई SPDF में हर एक शेल को आप SPDF में डिवाइड करोगे, ठीक है। अभी व्हाट हैपेंस ना, ईच सबशेल, मतलब ये सबशेल SPDF, so each subshell is divided into subshells। ये फर्दर डिवाइड होता है, is divided into subshells। इनको अपन subshells में भी डिवाइड करेंगे, और these subshells are called, इनको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब ध्यान रखना कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स दे आर डिफरेंट। ऑर्बिट मतलब शेल, ऑर्बिटल मींस सबशेल्स।
तो जो s है वो सबशेल में डिवाइड होता है, p सबशेल में डिवाइड होता है, d सबशेल में डिवाइड होता है, f सबशेल में डिवाइड होता है, और ये सबशेल अपन लिख सकते हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे बता सकता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ईच सबशेल। अगर कोई सबशेल है अपने पास और वो ऑर्बिटल्स ऑफ ईच सबशेल मतलब एसपीडीएफ है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर भी सकता हूं उसे 2l+1 ऐसे बता सकता हूं, इससे कैलकुलेट करके बता दूंगा दिस इज 2l+1, राइट। सो 2l+1 मतलब s के लिए तो फिर हो जाएगा, आपने l का वैल्यू s के लिए 0 बताया, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है 1 सर 1 आएगा। और p के लिए 3 आएगा 3 और d के लिए 5 d के लिए 5 इसलिए क्योंकि d के लिए l का वैल्यू 2 है, तो अपन यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 × 2 4+1 हो जाएगा, तो अपन ने लिखा। और f के लिए F7 ये 7 हो जाएगा सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई, और दूसरी बात अपन ना, इसलिए मैंने कहा था कि एल का वैल्यू अपन याद रख लेते हैं, तो उसमें काफी सारा पार्ट अपन लिख लेंगे, लेकिन ये वैल्यूज क्यों होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं अपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम वर्ड यूज कर दिया, मतलब किसी भी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन एनी सबशेल विल बी इक्वल टू 2 × 2l+1, मतलब जितने ऑर्बिटल होंगे उसके डबल। तो मैं यहाँ पर मतलब एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सॉरी सर वही ये ऑर्बिटल में। बिल्कुल, तो अपन कहेंगे सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s की बात करेंगे तो 2 होंगे, p की बात करेंगे तो जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसका डबल, तो 6 हो जाएगा। सर d 6 हो में जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 10 और सर 10 हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आपने बताया, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये आता है कि शेल्स होते हैं और वहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, हमें तो बस इतना ही पता है। उसके अलावा अगर कुछ आपको आता है तो हमें बता दो, हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यह पता चल गया कि सभी एटम्स जो होते हैं उसमें ऑर्बिट होते हैं, और सभी ऑर्बिट को मैं मान लो ऐसे है, ये न्यूक्लियस है, तो अपन मान लेते हैं कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और उसके बाद थर्ड शेल होगा। तो हमें तो अब तक यही पता था कि भाई ये फर्स्ट शेल को मैं के बोलूंगा, सेकंड को एल, थर्ड को एम, लाइक दैट मैं बोल सकता हूं। लेकिन अभी आप बता रहे हो कि सभी शेल्स डिफरेंट सबशेल में डिवाइड होते हैं, एसपीडीएफ लाइक दैट, ये भी एसपीडीएफ में डिवाइड होगा, है ना। और आपने ये नया बताया कि भाई सभी शेल्स जो है वो सब शेल्स में डिवाइड होते हैं, तो ठीक है डिवाइड होते हैं, तो आप डिवाइड करके बता दो कि हम कैसे अज्यूम करें, पहले आप ये बता दीजिए तो हम वैसे अज्यूम कर लेंगे। अब अपन मान लेते हैं, अपन इसको आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, और इसमें ये जो मैंने क्लासिफिकेशन, एक सेकंड कॉपी कर रहे हैं, चलेगा। तो जो अपन ने बताया, मैंने आपको बताया, यही चीज को मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर चले। हाँ सर। यस सर। अब देखो, मैं थोड़ा सा मतलब ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी नो, कॉन्फ़िगरेशन जो अपन को पता है। देखो पहले तो अपन लिखते थे क्या, अपन शेल के हिसाब से लिखते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन इन द शेल, सो शेल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट अपन क्या करते थे, दैट विल बी इक्वल टू 2n²। लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20, एप्लीकेबल
ठीक है ना, एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20। और 20 के बाद इसका ये एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड इट इज गिवन बाय बोर, वी नो दैट, एवरीबॉडी नोस। अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन using periodic table. That's a modern periodic table. अपन मॉडर्न पीरियडिक टेबल को यूज करते हैं। अब मुझे अगर अपन पीरियड्स की बात करें, है ना, पीरियड्स की बात करते हैं अपन, तो कितने पीरियड होते हैं? 1 2 3 4 7 5 6 और 7। तो मैं पीरियड से, फ्रॉम पीरियड वी कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ शेल्स बाय नंबर फॉर द पीरियड is equal to number we can predict the number of shell for the shell। और नंबर ऑफ शेल भी लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ शेल्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। नंबर ऑफ शेल, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में अपन अगर चेक, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 2। मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, यहाँ एलिमेंट होते हैं 2। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो 8। थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो भी 8। फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो 18। फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो भी 18। सिक्स्थ पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो 32 और 32। these are the elements। मतलब अभी अपन पीरियडिक टेबल क्या लिखते थे, जैसे मुझे मान लो किसी का पीरियडिक टेबल लिखना है, तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो इसके लिए एटॉमिक नंबर 8 होता है। आई यूज्ड टू राइट दैट 2 and 6। इट मींस दैट अब इसमें 2 पीरियड है, ये सेकंड पीरियड का जितने ये शेल्स होते हैं वो पीरियड का नंबर होगा। इसका 2 पीरियड है और 16th ग्रुप में प्रेजेंट है। नॉन मेटल्स के लिए अपन 10 ऐड कर लेते हैं, मेटल्स में 10 ऐड नहीं करते। तो अपन कहते हैं सो देयर आर 2 शेल्स इन दिस, 2 शेल, सो सेकंड पीरियड, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, सो 16th ग्रुप। क्योंकि नॉन मेटल है तो वो 16th ग्रुप राइट हैंड साइड में प्लेस्ड होता है पीरियडिक टेबल में। तो जब नॉन मेटल आएगा तो अपन उसमें 10 ऐड करके उसका ग्रुप बता देंगे, राइट। अगर अपने पास Cl गिवन है दैट इज 17, तो 2 8 7 लिखूंगा, तो इसमें 3 पीरियड हो गए, बिकॉज 1 2 3 शेल्स, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। और वो 17, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो 17th ग्रुप, तो मैं इसमें लिख दूंगा इसका पीरियड नंबर होगा 3 and 17th ग्रुप, लाइक दैट वी कैन राइट। अगर मान लो मेरे पास आयरन गिवन है दैट इज 26, तो अपन लिखेंगे 2 8 8, अब कितना हो गया? 10 18 हो गया। अब मेरे ख्याल से 8 बचा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा, इसका पीरियड हो जाएगा 4 और इसका 8 दैट इज 8th ग्रुप आ जाएगा। ये मेटल है इसलिए मेटल में 10 ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ नॉन मेटल में अपन को 10 ऐड करना होता है। मान लेते हैं अपन कि भाई हमारे पास निकल गिवन है दैट इज 28, तो मैं लिखूंगा 2 8 2 8 8 और बचे हुए इसमें, तो 2 8 8 बचा हुआ 18 हो गया। 28 है तो 10 बच गया, सो 10। सो अपन लिखेंगे पीरियड इज 4 एंड आई विल राइट दैट 10th ग्रुप, वो अपन इसे बता देते हैं। अगर मान लो मुझे जिंक, किसी को डाउट है तो वो बता सकता है कि हमें डाउट है। और बचा हुआ मतलब ये 18 हो गया, 30 था तो ये 12 हो जाएगा। पीरियड हो जाएगा इसका 4 और इसका ग्रुप हो जाएगा अपन कहेंगे 12th ग्रुप। Like that we are able to predict that what will be the period and the group in the periodic table। तो ये पार्ट अपन को अभी तक आता है। फर्स्ट शीट में नंबर हो Yes,
सर पीरियड्स कैसे पता चलते हैं? टेबल मतलब पीरियड कैसे पता चलते हैं? पीरियड पता चलता है, मतलब ये कितने शेल्स हैं, कितने अपन ने ये लिखे हुए शेल, तो वो पीरियड होता है। 9969192501। रमेश जी म्यूट कर लो, है ना। जैसे यहाँ पर 3 शेल्स हो जाए, ये 3 शेल होते हैं, तो जितने शेल होंगे वही पीरियड नंबर होगा। यहाँ पर देखो अपन ने 4 शेल लिखे, यहाँ पर भी 4 शेल लिखे, तो अपना पीरियड नंबर 4 होगा। ये अपना पीरियड नंबर। किसी को डाउट नहीं? ठीक है सर ना। वो इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में ऐड हो रहा है क्या 8 के बाद भी? 8 के बाद 4 शेल में ऐड होगा। एक्चुअली अब जो अपन लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अपन लिखते हैं ऑन द हाँ। बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ताकि ओके अपन सर। पोजीशन भी बता पाए ना पीरियोडिक टेबल में, जो अब पीरियोडिक टेबल में अपन लिखते थे वो। यस सर। बट अपन को अभी ये भी नहीं सीखना है, हम तो किसी और मेथड से सीखेंगे, हम तो एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखने वाले हैं। सो number for the shell, number of shells we can write that is equal to number for the period। तो ऊपर लिखा था वैसे मैंने आपको। So period is equal to number of shells, or group is equal to number of valence electron for metals, and for non-metals। अब डालो ना, प्रश्न डाल के जाइए। आस्था, right, 3 आदित्य, it is number of valence electron plus 10। आहाना, अंशुपन, अर्धवारे, एवरीबडी गॉट इट ना, सेरल, समझ में आया सबको? हार्दिक, तो अपन हर्ष, लिखिए, हर्ष। हाँ सर। अब अपन लिखते हैं एक नया पीरियोडिक टेबल, बट उसमें अपन बहुत सारा पार्ट ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इसको अपन वायलेट नहीं कर सकते। ये तो काफी अच्छा मेथड था अपने लिए, लेकिन फिर भी अब अपन एसपीडीएफ के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मैं इसमें लिखने वाला हूँ रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सर 2 मिनट दीजिएगा, स्क्रीन दिखाओ। सुरेश, सूर, श्रीनिवासन, सुहेरा, दीजिएगा, स्क्रीन दिखाओ ना सर। एक मिनट, राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट ना, एक सेकंड कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बस। ये लो भाई, लिख लो। डैड, पापा का नंबर है ऋषित 9022 वाला। हेलो। हो गया? हाँ सर। सर हो गया। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए कुछ रूल्स होता है, तो अपन रूल 1 की बात करते हैं। वैसे तो ओवरऑल 3 रूल्स होते हैं, बट अपन मिनिमम पढ़ के, क्योंकि अपन को पता है वापस आप पढ़ाओगे तो, लेकिन वापस अपन इतना डिटेल में नहीं करेंगे जितना डिटेल में अभी किया है। ये लोग जैसे ट्रायल के नाम पे लगा रहे हैं। अरे ट्रायल ही है और क्या, थोड़ी ना है कुछ। जी की आवाज ज्यादा आ रही है।
उसकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, फ्रूट हुई होगी। एक मिनट रुको, अरे ये जो राहुल करके जो डॉक्टर का आपने बताया ना, हाँ ठीक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो हाँ, हाँ सर। सर अभी आ रही है। तो अपन लिखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल अपना अफबाउ प्रिंसिपल का क्या मतलब लिखा है आपने? अफबाउ? हाँ, AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। The electrons are filled. The electrons are filled In their increasing order of energies. in increasing order of energy of the subshells. एनर्जी ऑफ द सबशेल्स, और सबशेल्स अपन को पता है एसपीडीएफ होता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, increasing order of energy of subshell is calculated by the n plus l rule। अपन को n और l, n नंबर फॉर द शेल होता है, l का वैल्यू अपन को पता है, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। जो एनर्जी होता है ना ऑफ S is less than P is less than D is less than F, ये एनर्जी होती है इनकी आपस में। एनर्जी ऑफ S is less than P is less than D is less than F। खैर ठीक है, अभी तो वो काफी टाइम है उसको पढ़ने के लिए अपन को। अब अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, अब आप ये बताओ, ये जो अफबाउ है, तो अफबाउ का मतलब होता है मींस। सर बोलो। सर अगर अपने को पहले से पता है कि सबसे कम एनर्जी एस की होती है और सबसे ज्यादा एफ सब शेल की होती है, तो फिर कैलकुलेट क्या करना है? देखते जाते हैं, मींस Means Increasing. building up. अब अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, वो एक जर्मन वर्ड है सर। ठीक है ना, और उसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अपन तो वो तो लिख ही रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ, वो तो अपन पहले ही लिख रहे हैं। अब अपन ये चेक कर लेते हैं कि जैसे अपन ने लिखा SPDF, पहले से अपन को पता है कि भाई इसमें जब अपन को पता ही है कि इनकी एनर्जी ये है तो फिल कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर एक शेल में फिल करना है। भाई पहले तो अपन ये करते थे कि पहले जैसे फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर सेकंड शेल की, फिर थर्ड शेल की, तो पहले अपन हमेशा उसको फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसको जिसकी ज्यादा है, फिर उसको जिसकी और ज्यादा है। तो पहले अपन उसको फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम हो, और फिर उसके बाद एक एक करके अपन जिसकी एनर्जी ज्यादा है उनको फिल करते हैं। तो यहां पर पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को लिखना पड़ेगा, अफबाउ वी नो दैट है, वो नेम ऑफ साइंटिस्ट नहीं था, तो मैं इसको हटा देता हूं। इट मींस ओनली दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि सर मतलब फिल कैसे करें इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करते हैं, पहले शेल को लिखते हैं। अपन को पता है भाई शेल कैसे लिखना है अपन को, ठीक है। पहले अपन शेल को लिख लेते हैं, और शेल के बाद अपन लिख लेते हैं, मतलब पहले अपन शेल लिख लेते हैं, उसके बाद अपन लिख लेते हैं, एक तो अपन शेल लिख लेंगे, दूसरा अपन ये चेक कर लेंगे कि हर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अपन सब शेल लिख लेंगे, यहाँ पर सब शेल बना लेंगे SPDF, है ना। तो अपन एक बार वो लिख के चेक कर लेते हैं। अपन कहेंगे शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे अगर आप शेल की बात करोगे तो मैं 1 2 3 4 5
6 ऐसे शेल बना लेते हैं। फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है, सेकंड में 8 होता है, थर्ड में 18 होता है, फोर्थ में मतलब 32 होता है, फिफ्थ में 50 होता है। ऐसे अपन इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मॉडर्न पीरियडिक मैंने ये नहीं कहा कि अपन मॉडर्न पीरियडिक टेबल से लिखेंगे, मैंने इससे लिखा हुआ है 2n स्क्वायर से। तो हमारे हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल और अब जो रूल्स है, वरना मैं उन्हीं को रूल्स उसको भी रूल्स में लिखता। रूल्स तो अब बना रहे हैं अपन, वो था जो आपको पहले से पता। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये वाला पार्ट, ये आपको पहले से पता था, और नहीं पता था तो ये पता होना चाहिए था कि सर हमको तो ये आता है। भाई ये तो 9th-10th में यही तो पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस हाँ सर। पीरियडिक टेबल हाँ, पढ़ा सर। और बस हो गया, ये हमारे लिए पढ़ते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक रिवीजन किया इसका कि देखो अपन को ये पता था पहले से, और जिनको नहीं पता था उन्हें पता चल गया कि भैया ये हमें पता होना चाहिए था। मैंने इसको पढ़ाया नहीं, ये तो पहले से पता होना चाहिए था आपको, लेकिन एक बार रिवाइज तो कर लें, क्योंकि मतलब किसी को नहीं याद होगा तो फिर तो वो गड़बड़ करेगा ना। तो अपन ने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब अपन लिखेंगे सब शेल्स। अब आपने कहा कि देख भाई, ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, तो इसको डिवाइड करते हैं एस पी डी एफ। एस पी डी आपने लिखा था ईच सब शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल, ये लिखा आपने। सर तो हम लोग उधर शेल्स की जगह पे KLM ऐसा नहीं लिखेंगे क्या? लिख सकते हैं, तो उसका फायदा क्या? मतलब इधर अगर अपन KLM लिखें तो उसका फायदा क्या? KLMN उधर थोड़ी लिखेंगे भाई, ये शैली तो लिख रहे हो आप, लिख लो हाँ, KLMNN, ठीक है ना? जरूरत पड़े तो लिख देना 1 2 3 की जगह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपने लिखा ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, ठीक है ना? ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। हाँ सर। ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, तो ठीक है सर, मतलब ठीक है, मान लिया मैंने कि ये इतना डिवाइड होगा। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, और इसमें आपने बता रखा है कि SPDF में सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? S की। मतलब पहले किसको फिल करूंगा, S को या P को? तो अपन कहेंगे हमेशा जिसकी एनर्जी कम होती है हम पहले उसको फिल करते हैं। सर तो S को पहले करेंगे, तो S को पहले फिल कर लो। अब S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो अपन कहेंगे आपने बताया था S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P में कितने आते हैं? 6। D में 10 और F में 14, और इससे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे ठीक है सर, वी नो दैट कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो इनमें इलेक्ट्रॉन लिखेंगे अपन वो इनके पावर में लिखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, ये फिल हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी में आ गए, तो इनका क्या करें फिर? तो अपन कहेंगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अगर इसी में आ गए, तो इसका मतलब है PDF इज एब्सेंट इन द फर्स्ट शेल, ये एब्सेंट होगा। तो इसमें तो अपन कहेंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सर, S मैक्सिमम। अब इसमें फिर S को पहले फिल करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन P में आते हैं। तो D और F क्या होगा सेकंड शेल में? एब्सेंट। तो अपन सर एक बार वापस बताएं ना, SPDF का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है? किसमें? सर SPDF का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक बार फिर से बताइए ना। SPDF का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो S में होता है वो 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 और F में 14। ओके सर। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर 18 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 होता है मैक्सिमम, ये एब्सेंट। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है, सेकंड में P और D होते हैं, और थर्ड में SPD होता है, F नहीं होता। फोर्थ से F शुरू होता है, F जो होता है फोर्थ से शुरू होता है। और जब अपन इसको देखेंगे तो 2, इधर दोनों को ऐड करेंगे तो 8, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 18, इन सबको ऐड करूंगा तो 32।
इसका मतलब है यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर अगर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 14 है, तो 50 बनाने के लिए जी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। अपन कहेंगे जी के नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 2+1। एल का वैल्यू जी के लिए 4 होता है, मतलब 9 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो गया। लो भाई हो गया, फिर मैक्सिमम 18 है। ये आ गया। लेकिन फिर अपन, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जी अपन को जरूरत नहीं पड़ती है, उससे पहले ही सारे फिल हो जाते हैं, लेकिन अपन जितना चाहें लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलास। ठीक है, तो एस में अपने पास ये हो गया 2। अब अगर इन दोनों में भी अपन एनर्जी की बात करें, भाई 2 में एस पी है, 2 में पी बी है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी अपन ने उसको पहले फिल किया, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल किया। अब अपन कहेंगे वो क्या बोलते हैं कि देखो भाई, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, कि भाई ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, ये 3d है, ठीक है। और अपन कहेंगे ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ये 4f है, ये 5s है, ये 5p है, ये 5d है, ये 5f है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपन से चाहते हैं कि देखो, अगर मान लो इन दोनों में इसकी एनर्जी कम है इससे, तो पहले इसको फिल करना, फिर इसको फिल करना। अब अपन कहेंगे तो बड़ी सर डी को फिर रुको 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 रुको, कुछ बोलो मत, सुनते जाओ। अपन कहेंगे देख भाई, आपने मुझसे क्या कहा है, ये तो थे इलेक्ट्रॉन्स, ये थे शेल्स, ये जो हैं ये सब हैं सब शेल्स, ये हैं सब शेल्स, और आपने मुझसे कहा इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल्स, ये कहा। मतलब मुझे इन सब के बीच में भी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इनमें से जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको अपन पहले फिल करेंगे। तो अपन कहेंगे सर इनमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई 1s की एनर्जी कम है या 5f की एनर्जी कम है? भाई जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो, मतलब इन सब में से भी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, मान लो 2p की एनर्जी कम है 4p से, तो 2p को पहले फिल करो। ये 3d की एनर्जी कम है 4s से, तो 3d को फिल करो। या 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि दीज आर कॉल्ड सबशेल इंडिविजुअली। 4p is different subshell, 5d is different subshell, 3d is different subshells, तो इनके बीच में भी एनर्जी कैलकुलेट करो। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं? n+l रूल्स। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया n+l रूल से, बताओ तो ये n+l रूल है क्या और कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना ऐसे 2p और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी नंबर हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 तक, लेकिन इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, n l to the power of x, where n is number for the shell, जो n होगा वो नंबर फॉर द शेल होगा, जो शेल अपन लिखेंगे, वेर n इज द नंबर फॉर द शेल। आप इसको जब रिप्रेजेंट करोगे तो n इज द नंबर फॉर द शेल, l इज सब शेल एंड x इज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लो अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, या तो आपने लिख के ये बता दिया, कुछ एक दूसरा एग्जांपल दो। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 4d और उसमें इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं बस, d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, मैंने ये थोड़ी कहा कि उससे कम नहीं आ सकते, नहीं, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो अपन क्या करेंगे, इधर n का वैल्यू 4 हो गया, l का वैल्यू मुझे गिवन होगा 2 और x का वैल्यू 4 हो गया। l का वैल्यू 2 कैसे लिखा, तो अपन कहेंगे देखो मैंने आपको बताया था कि यहां पर
डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। SPDF मैंने आपसे कहा था आप थोड़ा सा याद रखो, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा भाई दोज वैल्यूज आर, लेकिन एल का वैल्यू डी के लिए 2 होता है। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ये एल का वैल्यू है तो ये 4th शेल है, डी सब शेल है और एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैंने आपको इसलिए बताया ये सर, ये रिप्रेजेंटेशन बताने की जरूरत क्या है, लिखा तो है, मैं खुद लिख लूंगा ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन लिखना जरूरी है क्या? तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं बताया कि अपन को रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पता हो कि n मतलब नंबर फॉर द शेल होता है और l मतलब होता है सब शेल, और उस सब शेल के लिए अपन को पता है कि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, ये आपको पता है। दिस इज वैल्यू ऑफ l, ये अपन को पता है, राइट? दैट इज द वैल्यू ऑफ l व्हाट डू वी हैव। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि अगर मुझे इन सब के बीच में एनर्जी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? n+n रूल से, जिसमें n क्या है ये लिखा हुआ है, l क्या है सब शेल्स। तो l का वैल्यू तो डिपेंड करेगा आप किसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, हम तो कहेंगे देखो मुझे ये पता है कि ये पहले फिल किया मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, फिर इसको फिल किया तो ये, फिर 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 ये, मैं तो ऐसे लिखूंगा। अब आप कैलकुलेट कर लो इंडिविजुअल की एनर्जी और बता दो मुझे। तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन एक काम करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं सब शेल्स। तो अपन कहेंगे देखो सर, मुझे सब शेल्स में ये पता है कि एक तो 1s होता है, उसके बाद 2s 2p होता है, क्योंकि 1 में p नहीं होता, ये आपने अभी अभी मुझे बताया। 1 में सिर्फ s होता है, pdf नहीं होता है। 2 में s और p होता है, ये नहीं होता। 3 में 3s 3p 3d होगा, 4s 3f नहीं होगा। तो उसी के बेसिस पे मैं अपने सब शेल लिख लेता हूं, 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, ऐसे में लिख लूंगा, ये मुझे पता है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इन सब की एनर्जी अगर बता सकते हो तो बता दो। तो मैंने आपसे कहा कि देख भाई, एनर्जी ऑफ द सबशेल अपन कैलकुलेट करते हैं n+l रूल से। तो एनर्जी ऑफ द सबशेल अपन कैलकुलेट कर लेते हैं n+l रूल से। अपन यहां पर लिख लेते हैं दैट इज n+l रूल। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं n+l इज इक्वल टू एनर्जी बता देते हैं। ये लो भाई एनर्जी बता दो। तो अपन कहेंगे लिखेंगे कैसे ये तो बताओ। तो अपन कहेंगे देखो, अभी आपने मुझे लिख के बताया था nl⁴ x तो इलेक्ट्रॉन थे, n जो था शेल नंबर था और s का वैल्यू वो डिपेंड करता है सब शेल पे। तो देख यहां पर ये n तो लिखा हुआ है 1, मतलब n का वैल्यू हो गया 1, इधर लिखा है, और l का वैल्यू L 0 होगा ना, S की वैल्यू 0 है तो L भी 0 लेंगे। वो तो होगी, लेकिन मुझे लगा किसी ने डाउट पूछा इसलिए मैंने मतलब रुक गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुमको आगे समझ में मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कर रहा हूँ कि यार बच्चे बिल्कुल क्लियरिटी से उनको पता रहे कि सर क्या कर रहे हैं। ये एनर्जी का वैल्यू 1 आ गया, तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे 2+0। एल का वैल्यू 2, एस के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, तो अपन कहेंगे 0। आप l+1 n+l ही तो लिख रहे हो, इधर 2 है और p के लिए क्या हो जाएगा 1, तो 2+1। रुक जाओ सर 2+0 2 आएगा ना? हाँ 2+0 2 आता है, और मुझे 2 आएगा। तो मैं ऐड करने में थोड़ा गलती कर देता हूँ, थोड़ा कम आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो अपन 3+0 लिखेंगे तो ये भी 3 आ गया। अब सारे कुछ आप लिख सकते हो, अब अपने आप लिख लो, मैं भी लिख देता हूँ भाई फटाफट, ठीक है ना। अपन लिख लेते हैं फटाफट, और अपन को पता है सर कैसे लिखने वाले हो, बस ये बताओ मुझे करना क्या है। हम लोग तो फटाफट लिख के बता देंगे, लेकिन ये सब उल्टा सीधा आ रहा है, नंबर सही नहीं आ रहे सर आपके। ठीक है नहीं आ रहे तो अपन देखते हैं अपन को क्या करना है, कुछ तो करेंगे अपन, है ना। 4+3 और 7 आएगा, और उसके बाद आप 5+0 लिख रहे हो आप, तो 5 आएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, अब इनकी एनर्जी लिखते हैं अपन। ये नंबर्स आ गए अपने पास, अब इन नंबर के बेसिस पे मैं एनर्जी लिखूंगा। तो एनर्जी ऐसे लिखता हूं, एनर्जी ऑफ सबशेल्स।
सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो इस एनर्जी के बेसिस पे लिखूंगा मैं, सबसे कम एनर्जी 1s की है तो 1s की एनर्जी। उसके बाद 2s। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अगर दो नंबर में सेम वैल्यू आ रहा है, इसमें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो गिव प्रेफरेंस टू n। टू n, तो जिसके लिए n का वैल्यू छोटा होगा ना उसको पहले लिखेंगे, तो अपन कहेंगे फिर 2p का वैल्यू छोटा है तो अपन लिखेंगे लिखो 2p को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2p आ गया। जिसमें n का वैल्यू छोटा होगा अपन उसको प्रेफरेंस देंगे, मतलब अपन को ये प्रेफरेंस देना है इसके कंपैरिजन। अगर दोनों का एनर्जी का वैल्यू सेम आएगा तो आप n को प्रेफरेंस देना। सो इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम गिव प्रेफरेंस टू n। वैल्यू ऑफ n plus l is same, then give preference to value of n, right? तब अपन n की वैल्यू, then give preference to value of n। अब n के वैल्यू को प्रेफर किया है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके बाद मैं 3s लिख लेता हूं। अब उसके बाद तो मुझे 4 यहां पर भी है, मुझे 4 यहां पर भी है, तो अभी अभी आपने बताया कि इन दोनों में ये 3 है और ये 4 है, तो आप n के वैल्यू को प्रेफरेंस दो, तो 3p और 4s लिखूंगा। अब 4s के बाद मैं 5 पे आ जाता हूं, तो एक 5 इधर है, एक 5 इधर है और एक 5 इधर है, 3 5 है मेरे पास। तो इनमें सबसे पहले इस वाले को लिखेंगे, फिर इस वाले को लिखेंगे, फिर इस वाले को लिखेंगे, है ना, क्योंकि आपने बताया ना n के वैल्यू को प्रेफर करना। तो सबसे पहले मैं 3d लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं 4p लिखूंगा, उसके बाद में 4p के बाद में 5s लिखूंगा, और 5s के बाद में अब 6 पे आऊंगा, तो ये वाला 6 है मतलब 4d पे आऊंगा, और 4d के बाद में 6 हो गया। अब 4d के बाद भाई इसमें फिर 6p भी तो आएगा, वो भी तो 7 होगा, तो अपन पहले 4d लिख लेते हैं और उसके बाद 4f लिख लेते हैं। अब ऐसे लिखते रहेंगे। अब अपने दिमाग में एक बात आएगी, सर एक बात बताओ, अगर ये एनर्जी ऐसे ही लिखना है तो इसमें तो मैं एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा भाई एक पेपर में। ऐसे अगर बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, मैं कैसे ये सब याद रखूंगा, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चलो यहाँ तक तो 1s 2s 2p 3s 3p यहाँ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा वैसे ही चल रहे हो जैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब फर्स्ट में p d f होते नहीं है, 1s होता है, चलो वो मान लिया। सेकंड में sp होता है, df नहीं होता। थर्ड में s और p होता है, और d के पहले फोर्थ s फिल कर रहे हो आप, और फिर उसके बाद एक तो 4s पहले आ गया 3d से, फिर उसके बाद 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा। और अगर ये सही है तो इसको याद करना बहुत मुश्किल है, याद तो नहीं रहने वाला। तो अपन कहेंगे ठीक है याद नहीं रहेगा, अपन को पता है, लेकिन कैसे कैलकुलेट किया ये ऑर्डर, ये तो पता चल गया ना अपन को कि भाई आपने पहले पता था आपको कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, सेकंड में s और p होते हैं, थर्ड में spd होता है, फोर्थ में spdf होता है, एंड सो ऑन। अब अपन कहेंगे कि देखो अब ये ऑर्डर अपन याद तो रख नहीं सकते, तो इसको अपन इजी बनाते हैं। इजी बनाने वाली काम की बात की आपने। अब आएगा रोल ऑफ बाउ का, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सर हाँ सर 4f के पहले 5p भी आएगा, 4s के पहले 5p भी आएगा। 5p ना, तो 5p हो जाएगा, 5p मतलब +1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। लो भाई अब वो भी आ जाएगा, 4f भी 6 था, 4f के पहले 5p आ जाएगा, तो लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो। ये लो, हमने तो उधर तक लिखा था इसलिए वही लिख के बता दिया था, ये लिख दिया मैंने। और भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो 7 आ रहा ना, 6s भी आएगा,
6s भी 6s आएगा। आएगा। हाँ हाँ सर 6s भी आएगा। हाँ, तो वो भी आएगा। हमें तो जितना पता था वो लिख दिया, वही मैंने जितना अपन ने सामने लिख रखा है ना, वो लिख दिया अपन ने। तो अपन कहेंगे चलो ठीक है सर, अच्छी बात है, आपके सामने जो था वो आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें क्या करना है ये तो बताओ। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब तो रूल पढ़ा है तो इजी करने के लिए ही पढ़ेंगे। अच्छा ऐसे तो लिख सकते हो ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s। ऐसे तो लिख सकते हो ना। अपन कहेंगे इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है ना एसपीडीएफ होता है। तो ये तो आपने फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है वो तो पहले ही बता दिया था। सेकंड में एस और पी होता है वो तो मुझे पता है, और थर्ड में भी एसपीडी होता है ये भी मुझे पता है, और फोर्थ से सारे होते हैं एसपीडीएफ एसपीडीएफ एसपीडीएफ, सब लिख सकता हूं मैं। तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स सेवन, तो लिख दूंगा इधर 7p इधर 7d, आप बोलो सारे लिख दूंगा। ठीक है, कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे ऐसे। अब अपन इनको ना ऐसे लिखेंगे। अब देख एक बार आप क्या करो, दो बार मतलब ऐसे स्लैंट लाइन से मैं कट करूंगा इनको, ऐसे ऐसे स्लैंट लाइन से, तो मैं दो बार एक एक को कट करूंगा ऐसे, और दो बार दो दो को कट करूंगा ऐसे। दो बार तीन तीन को कट करूंगा, और दो बार मैं चार चार को कट करूंगा। राइट, दो बार मैं चार चार को कट करूंगा, वापस और भी कट कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है सर अच्छी बात है, लेकिन है क्या ये, दो बार एक एक को ऐसे कट कर दिया, दो बार तीन तीन को कट कर दिया ऐसे, दो बार दो बार एक एक, दो बार दो दो, दो बार तीन तीन, दो बार चार चार, मतलब क्या ऐसे अगर खेलना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन क्या करेंगे, इन सबको एरो बनाएंगे ऐसे। ठीक है, बनाओ ऐसे एरोस बना। तो इसका क्या, अपन कहेंगे देखो अपन शुरू करेंगे यहां से, पहले 1s को फिल करो। अगर अपन इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना, अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पहले 1s को पूरा फिल करो। जब 1s फिल हो जाए तो फिर वापस एरो के टेल पे चले जाना, फिर उस एरो में जो भी आएगा बीच में उन सबको फिल करते जाओ। 2s को फिल करो, फिर इसको फिल करो, फिर आप वापस नेक्स्ट एरो के टेल पे चले जाना, फिर आप 2p को फिल करना और 3s को फिल करना, फिर आप फिर नेक्स्ट एरो के टेल पे चले जाना, फिर आप 3p को फिल करना, फिर 4s को फिल करना, फिर आप नेक्स्ट एरो के टेल पे चले जाना, तो फिर आप 3d को फिल करना, 4p को फिल करना, 5s को फिल करना, फिर आप नेक्स्ट एरो के टेल पे चले जाना, 4d 5p 6s। आप देखो इसी को फॉलो कर रहे हैं, पहले आपने 1s को फिल किया, फिर 2s को फिल किया, फिर आपने इधर देखना 2p को फिल किया, फिर 3s को फिल किया, और 3s के बाद आपने 3p को फिल किया, और 3p के बाद आपने 4s को फिल किया, और 4s के बाद आपने 3d को फिल किया, और 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 5s, और 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f फिल होगा। समझ में आया? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की। हाँ सर समझा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लिखे थे ना अपन ने ऐसे, पहले अपन को ये लिखना आना चाहिए, फिर याद रखना भी बड़ा इजी है। दो बार एक एक को कट कर देते हो आप, दो बार दो दो को कट करते हो आप स्लैंट में, दो बार तीन तीन कट करते हो,
2 बार 4 4 कट करते हो, इस टाइप से आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर एक बार वापस बता दो ना फिलिंग का, मतलब पहले इसको फिर इसको ऐसा। कैसे? पहले फिलिंग वाला जो आपने अभी बोले ना, वो एक बार रिपीट करो ना। फिर कर देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कर लो भाई। पहले अपन क्या करेंगे, पहले फिल करने के लिए पहले अपन 1s को फिल करेंगे। मान लो अपन कहेंगे भाई हमारे पास ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन क्या कहेंगे, यहां से शुरू करूंगा 1s से, पहले इसको फिल करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, एस फिल हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लगूंगा, अब ये भी फिल हो गया। चलो भाई आगे, इधर पी आया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपन कहेंगे उतने तो है ही नहीं, अपने पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, लो इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, लो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर पहले इसको फिल किया था, फिर इसको फिल किया, उसके बाद पी में फिल कर लिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे चलो अच्छा ठीक है सर, अब आप ये बताओ, अच्छा मैग्नीशियम है मेरे पास, एटॉमिक नंबर 12, तो बताओ क्या करें। हाँ तो कहेंगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इसमें, तो 4 हो गए, फिर 4 के बाद 6 इसमें फिल करूंगा, तो 4 के बाद कितने हो गए अपने पास 10, और 2 बचे तो इसमें फिल कर दूंगा, लो भाई हो गया इलेक्ट्रॉन का 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एल्यूमिनियम का। ओके, अच्छा मान लो मेरे पास क्लोरीन गिवन है, एटॉमिक नंबर 17 होता है इसका, तो फिर हाँ तो ठीक है, 12 तक तो यहाँ ले ही आए थे आप, 12 के बाद कितने बचे अपने पास, 5 और बचे, तो 3p लिख देना इसमें, तो ये हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा ही रहेगा। 1s2 पहले इसको फिल करो, फिर इसको फिल करो, फिर इसको फिल करो, फिर इसको, और फिर इसको फिल करोगे तो 3p5 आ जाएगा। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लो भाई हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स अपन पावर में लिखेंगे, तो अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है, आपके पास अगर कैल्शियम है तो कैसे फिल करोगे, अब बताओ क्या करोगे आप। तो अपन कहेंगे ठीक है चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं, पहले अपन ये इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। अरे यार मेरी लाइन ही चली, मुझे पता था ये इरेजर अच्छा नहीं है, इतनी बढ़िया अपन ने लाइन बनाई थी। चलो भाई कोई बात नहीं, अपन वापस बना देते हैं, 2 बार 2 2 कट करते हैं, लाइन और कोई गायब हुई नहीं, और कोई गायब नहीं हुआ, ठीक है। अब अपन ब्लू वाले को ऐसे पहले 1s फिल करना होता है, तो 1s में फिल कर ही देते हैं, कितने 20 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके बाद इसके टेल पे चले गए, बीच में 2s आया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद इसके टेल पे चले गए, बीच में ये आया तो 6 इसमें फिल कर लो, 2 इसमें फिल कर लो, फिर इसके बाद इसके टेल पे चले गए तो 6 इसमें फिल कर लो, 18 हो गए भाई, उसके बाद 4s2 फिल करो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो 3d में फिल करता, लेकिन 4s2 तक हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, लो भाई हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास आयरन है, ये 26 होता है, अब लिख के बताओ। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, अभी 20 तक हो गया था यहाँ तक, ये हो गया 2 4 6 इसमें लिखा तो 10 और 2 इसमें तो 12, इधर 6 आया तो 18 20, अब कितने बचे हुए हैं, इसमें मैक्सिमम डी में कितने 10 आ सकते हैं, तो 6 इसमें लिख दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो वैसे ही लिखूंगा मैं, इसके बाद एक और आ जाता है 3d6, तो उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 फिल करना होता है, फिर 3d6 हो गया, लो भाई हो गया 3d6। हाँ सर। तुम लोग लिख सकते हो क्या? सर ये कैल्शियम वाला बताओ ना वापस, एक बार कैल्शियम वाला। कैल्शियम वाले में 20 थे ना इलेक्ट्रॉन्स ना,
कैल्शियम वाले में 20 थे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो देख यस 20 के लिए अपन क्या करेंगे, 2 इसमें आए और 2 4 हो गए, 6 पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं ना, तो 10 हो गए, 12 और 6 18 और 2 हो गए। लो लिखो, देखो भाई इंक्रीजिंग, ये एनर्जी का ऑर्डर ही तो लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसके बाद यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो लास्ट में 2 बचे, तो फिर अपन एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डाल दिया अपन ने। बताओ अगर किसी को डाउट है तो। है किसी को डाउट? सर बोलो। सर तो हर बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी हमें ये 1s 2s 3s ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? हाँ क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो अपन इसको छोटा जरूर बना सकते हैं नोबल गैसेस को यूज करके, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो जैसे ये है, अब आपको लास्ट वाला शेल तो लिखना ही पड़ेगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब लास्ट वाला शेल थर्ड है तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं ये वाले पार्ट को। मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 3s2 ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट है। इसमें भी आप नियॉन लिख सकते हो 10, और लास्ट वाला तो लिखना ही पड़ेगा आपको शेल। इसमें आप यहां तक 18 लिख सकते हो, ये आर्गन हो जाएगा। तो कैल्शियम को आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप ऐसे। आयरन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, यहां तक 18 हो गया, तो आयरन को आप लिख सकते हो दैट इज आर्गन, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4s2 हो जाएगा और 3d6। तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा अगर पूरा लिखना नहीं चाहते तो। मतलब जो n का वैल्यू जो हाईएस्ट शेल होता है वो उसके तो सारे लिखने ही पड़ेंगे हाईएस्ट शेल। हाँ सर। तो वैसे लिख सकते हो। अब देखो लिखना, मैं बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम मुझसे कोई भी नंबर बोलोगे, मैं इट विल हार्डली टेक 30 सेकंड्स फॉर मी टू राइट इसके बेसिस पे। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगा, आपको ये सब ने लिखा हुआ है, सबके पास है ये। अब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैं एटॉमिक नंबर दूंगा आपको। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, देन यू कैन राइट स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है, देन यू कैन राइट टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 23 वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होगा। फिर मैं लिखूंगा जिंक एटॉमिक नंबर, दैट विल बी 30 होगा, और 6 में लिखूंगा दैट इज ठीक है, क्रिप्टॉन लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 36 होता है। लो भाई लिखो फटाफट। सर तो वैसे नोबल गैसेस के साथ में सब्स्टिट्यूट करके लिखना है कि पूरा पूरा लिखना है? नहीं, नोबल गैसेस है तो नोबल गैस करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नियरेस्ट नोबल गैस होना चाहिए। जैसे इसमें तो पहले वाले में नोबल गैस पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड वाले हाँ में सर, अपन 10 जिसका नंबर होगा वो ले सकते हैं, थर्ड वाले में 18 वाला, इसमें भी 18 वाला, इसमें भी 18 वाला, और इसमें 36 ये खुद है, इसलिए अपन को इससे छोटा वाला लेना पड़ेगा, मतलब 18 वाला, क्योंकि वो तो खुद ही नोबल गैस।
बताओ भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना है? एसपीडीएफ लिखना है सभी का, एसपीडीएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका। हो गया सर। जैसे हाइड्रोजन तो बड़ा इजी हो गया, 1s1 लिख दिया, हो गया। तुम लोग लिखो तो फिर मैं बताऊं आपको भाई कैसे लिखना। थोड़ा सा टाइम दे देता हूं लिखने के लिए। Done. हाँ सर, हो गया। हो गया। 1 मिनट सर। हो गया सर। लिख दूं मैं? हाँ सर। तो नोबेल गैस के फॉर्म में लिखूं या पूरा लिख देता हूं? अभी मैं पूरा लिखता हूं, सर, पूरा लिख दो। पूरा लिख देता हूं मैं। नोबेल गैसेस के बारे में फिर बाद में हाँ लिखूंगा, सर। ठीक है। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1, राइट। हाँ सर। 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 एंड 4s2 3d1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, राइट। और 3d10 के बाद अपन लिखेंगे दैट इज 4p6। हाँ सर। और इसमें अगर अपन को नोबेल गैसेस को इंट्रोड्यूस करना है तो इसमें अपन इसकी जगह 10 ले लेंगे, नियॉन लिखेंगे, और इधर इसकी जगह अपन इधर तक 18 ना आर्गन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अपन आर्गन लिखेंगे, ठीक है। तो अपन को पता है इसमें अपन आर्गन ले सकते हैं, ये 18 आ जाता है यहाँ। और इसमें भी अपन यहाँ से यहाँ तक आर्गन ले लो, यहाँ भी अपन आर्गन ले लेंगे और यहाँ भी अपन आर्गन ले लेंगे। ये खुद नोबेल गैस है ना, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते ना क्रिप्टॉन लिख दें हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जाओ इसका नहीं लिखना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। चलेगा? अब हाँ सर। और कोई लिख के बताना है मुझे? मुझे दिया ऐसे कि मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करेंगे अपन? तो फिर अपन कहेंगे सर अब सर ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखना, तो मैं ऐसे करूंगा, देखो 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d and 5f 6s 6p 6d और सर 7i तक आएगा ना? नहीं, देख लेते हैं अपन तो क्या है इसमें। तो अपन कहेंगे देखो सर, अब मुझे पता है 2 बार 1 1 आपने बता रखा है, 2 बार 2 2, 2 बार 3 3 और 2 बार 4 4, इतना काफी हो जाएगा वैसे।
अब सर आपने बता रखा है कि इसमें देख जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, इसमें ये 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जो इसके होंगे, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी 2 ही आएंगे, इसमें 2 + 6 8 आ जाएगा, इसमें भी 2 + 6 8 आ जाएगा, इसमें 2 + 6 + 10 18 आ जाएगा, 2 + 6 + 10 इसमें भी 18 आ जाएगा। अभी तक मैं ये देखता आया कि अभी ये 83 नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ तक पहुंच गया है, जब इसको 18 पूरा फिल करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा सर इसको ना एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। ये 2 + 10 2 + 10 20 हो गए और ये दोनों मिला के 36। सो 20 + 36 मेरे पास, मैं 56 पे पहुंच गया। अब इसके बाद मुझे वापस आना था 4f पे, इसमें 14 डाल देता हूँ। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 70 हो गए और 10 यहाँ 80 हो गए। ले भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। 6p3 लास्ट में फिल होगा। यहां से शुरू किया, पहले 2 फिर वापस गया, फिर 2 फिर वापस गया, इधर 6 इधर 2 फिर वापस गया, इधर 6 इधर 2 फिर वापस गया, इधर 10 इधर 6 इधर 2 फिर वापस गया, फिर इधर 10 इधर 6 इधर 2 फिर वापस गया, इधर 14 इधर 10 इधर 3, मेरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी भाई, तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, अपन से क्वेश्चन में यही पूछेंगे कि बताओ लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और किस में है, कौन सा शेल और कौन सा सब शेल, ये पार्ट पूछेंगे लास्ट, बता देंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में। किसी को डाउट है तो बोलो। एवरीबॉडी गॉट इट ना? नो सर। बताना है सबको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ समझ सर। में आया? ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं ना जल्दी हाँ से, सर। सभी लोग लिख सकते हैं। तो अपन को सब कुछ दिख रहा है कि अच्छा लास्ट सबशेल कौन सा है, सेकंड लास्ट कौन सा है, उससे पहले वाला कौन सा है, उससे पहले वाला कौन सा है, जो मर्जी चाहे पूछ लो। अच्छा मेरे पास ऐसे गिवन है, बिस्मत अपन को गिवन था, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है और मुझे गिवन था कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट है x, ठीक है, और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द शेल, कैलकुलेट द, रुकना, प्लेस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। And the subshell in which the last electron is filled, in which the last electron is filled, और वो एलिमेंट था अपन को गिवन था, ये था अपने पास 35 और ये गिवन था मुझे दैट इज 74, ऐसे गिवन था एक एलिमेंट। तो अपन क्या करें इसमें बताओ।
सर लास्ट में 4p5 आएगा क्या? चलेगा, वो तो बड़ा इजी था, यहाँ दे ही रखा था आपने 36, तो 4p5 तो अपन को दिख ही रहता है इसमें। मतलब लिखना था तो अपन ऐसे लिख देते और यहाँ पर 4p5 कर देते, एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेते क्योंकि p कंप्लीटली फिल्ड है, एक कम कर लेते हैं, तो इस हाँ पर सर। ना वो तो आ गया अपने पास, चलेगा। बट अपन को लिखना आता है, यहाँ से भी कर सकता था मैं, यहाँ तक 20 था सर, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ p5 करूंगा तो 36 आ जाएगा, आप बोलो तो लिख भी देता ऐसे लिख के। तो अपन को ये तो पता चल गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द p सबशेल। अब पीरियोडिक टेबल में जरा पोजीशन और बता दो सर ये सर सर हैलोजन होगा फोर्थ पीरियड 17 ग्रुप। पोजीशन पीरियोडिक टेबल। सर फोर्थ पीरियड 17th ग्रुप। लो भाई, वो कह रहा है कि फोर्थ पीरियड आ रहा है एंड 17 ग्रुप आ रहा है। लो भाई, तो उसने क्या किया, 35 लिख के उसको पीरियड के लिए उसने कहा 2 8 8 और ये हो गया 18 और मुझे 17 लिखना था। तो ये जो नंबर होगा ये अपन को ग्रुप बता देगा, और ये जो नंबर थे अपने पास ये वाले, ये अपन को पीरियड बता देंगे। फोर्थ शेल, सो फोर्थ पीरियड। किसी को डाउट नहीं? अब देखो भाई, अगर डाउट होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है बताना कि सर मुझे डाउट है, और कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि मतलब कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा ठीक है भाई, हो गया, फिर सबको समझ में आ गया, है ना। अगर सामने दिख रहा था तो उस फेस देख के पता चल जाता है। वैसे तुम लोग AP4 ना सेंटर पे आके भी डाउट पूछ सकते हो। कुछ बच्चे तो इस बार संडे को तो कुछ बच्चे डाउट पूछ ही लेते हैं सेंटर पे। अब अपन रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 अपन बोलते हैं उसको हंट्स रूल। अब वो अपन को सीखना होता है थोड़ा। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं ना, S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, you know that। हर एक ऑर्बिटल के हर एक, जैसे ये सबशेल्स है तो इनके ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इसका एक ही ऑर्बिटल होता है। यस, रूल 2 हैंड्स रूल है ना। हाँ, फर्स्ट वर्ड क्या है? हैंड्स रूल HQ। अब जो भी है, मतलब रुको, तो सभी बच्चों को आना चाहिए बेटा। प्रॉब्लम पता क्या है, मतलब मैं तो काफी जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पता क्या है, सभी बच्चों को आना चाहिए। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो पहली बार SPDF का नाम सुन रहे होंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए। और कुछ बच्चे होंगे जिनको पहले से पता होगा, है ना। लेकिन अपन को नया भी बहुत कुछ मिलेगा। चल देखते हैं। जैसे S के ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये तो सब शेल है, इसका एक ऑर्बिटल होता है, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अभी के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इनके ऑर्बिटल बॉक्स के फॉर्म में देख लेते हैं। इसका एक ऑर्बिटल होगा, इसके 3 ऑर्बिटल होंगे, इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, और इसके 7 ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब 7 बॉक्सेस होंगे। एक मिनट रुकना, इसको हटा देंगे, तो इसके 7 बॉक्सेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्सेस। अभी अपन बॉक्सेस से लिख लिया, एंड ईच बॉक्स कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ईच बॉक्स कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अब एक बॉक्स को आप एक ऐसे बना रहे हो, एक ऑर्बिटल एज्यूम कर रहे हो और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब अपन इलेक्ट्रॉन को भी लिखेंगे, पता कैसे? अपन ऐसे नहीं लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ये है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। अपन ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है सर? अच्छा तो लग रहा है, उससे अच्छा ही लग रहा है, दोनों एरो ऊपर की तरफ। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, हम एक एरो ऊपर लिख लेंगे, दूसरा एरो नीचे लिखना है अभी अपन ये अज्यूम कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले वाले को नीचे कर दो, दूसरे वाले को ऊपर कर दो, लेकिन लिखना ऐसे ही है दोनों इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन, एक एरो एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा एरो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन दोनों एरो को आप ऐसे नहीं लिख सकते या ऐसे नहीं लिख सकते आप दोनों एरो, वो गलत है। सर सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है बस ना? बस बस जरूरी है, वो उसका रीजन है। मतलब जब अपन वापस शुरू करेंगे ना वेव मैकेनिकल मॉडल से, मैंने बताया ना आपको कि अपन तो बैक साइड से पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, फिर फ्रंट साइड से पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अपन चाहते हैं कि भाई हमें पता तो रहे कुछ कुछ चीजें कि हाँ आप क्या करने वाले हो आगे। इसलिए मैं उसको ऐसे, मैं तो पूरा वापस पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन इतना डिटेल में नहीं कि बॉक्स बना दिए ये कर दिया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि भैया ये बॉक्स नहीं होते, कुछ और ही होते हैं। वो तो सारी चीजें अपनी आ जाएंगी क्वांटम उसमें, धीरे धीरे देखते जाओ आप। बस अभी आपने कहा ठीक है मुझे एक, आप बताओगे ना बाकी चीजें यहाँ पर, बिल्कुल, तो अभी मैं एक बॉक्स से एक बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि एक बॉक्स से अपन को एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना है, कर दूंगा। अब बताओ करना क्या है। एक बॉक्स में 2 एरो होंगे और दोनों एरो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये तो बताओ रूल क्या है। रूल होता है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals of the subshells, will only take place when each orbital has one unpaired electrons, ठीक है। अब इसमें अपन कहेंगे हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया जो आपने लिखा, क्या लिखा है, डेफिनेशन अच्छी है लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, अब वापस बताओ इसको। तो अपन कहेंगे पता क्या होता है, जैसे अपन ने ऑर्बिटल लिखा ना, तो अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर्ड बोलेंगे, और किसी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पेयर्ड मतलब 2 होते हैं, अपन को पता है। तो ये अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेयर्ड और पेयर्ड? क्योंकि दोनों वर्ड आपने यूज किए, पेयरिंग भी यूज किया आपने और बाद में आपने अनपेयरिंग भी यूज की। तो पेयरिंग ये हो गई और अनपेयरिंग ये हो गई। चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, ये ऑर्बिटल्स है। सो पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल इन द बॉक्सेस ऑफ द सबशेल, हाँ हर एक सबशेल के बॉक्स मुझे पता है, एस का 1 बॉक्स, पी के 3 बॉक्स, डी के 5 बॉक्स और इसके कितने बॉक्स। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्स ऑफ द सबशेल विल ओनली टेक प्लेस व्हेन ईच बॉक्स हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी मुझे पेयर्ड अनपेयर्ड बॉक्स कुछ तो समझ में आया, लेकिन अभी मुझे एग्जांपल दो कि ये है क्या। आपने जो लिखा देख, अपन ये बोल रहे हैं, मान ले अपने पास पी इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल है, एग्जांपल ले रहे हैं, पी सबशेल है, ठीक है। और अपन पी सबशेल को क्यों लें? आप तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ ना सर, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है, आपको जो बताना बता देना। देखो बोरॉन है मेरे पास, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, हाँ तो ठीक है ना, 1s2 2s2 p1, बताओ क्या करना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई सर 2p1, कोई डाउट है? सर आपने 2 नहीं लिखा उधर p1 के यहाँ पे। चलेगा, अगर एक बार भी 2 लिखोगे तो भी चलेगा, अगर 2p मतलब बार बार नहीं लिखना चाहते आप तो चलेगा,
उसके बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब मेरा मतलब ओके ये है सर। कि अगर आप चाहें तो इन दोनों में एक बार ही 2 लिख सकते हैं, इन दोनों में एक बार ऐसे 3:P1 लिख सकते हैं, P इधर ये वाला P हटा सकते हैं, लेकिन इधर इन दोनों के लिए एक बार 3:P6 लिख सकते हो, 4:, फिर 3D10 लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि बीच में 4 आ गया। हाँ सर। ठीक है ना। अगर ये n का वैल्यू सेम है दोनों के लिए तो आप एक बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ भी n का वैल्यू सेम था तो अपन 2:P6 ऐसे लिख सकते थे, फिर 3:P6, 4:, फिर 3D10, 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन ओके सर। चलेगा बेटा। तो अब s का तो एक ही बॉक्स होता है सर, तो एक ही बॉक्स में क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दो, ये 1s है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दो आप, हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, 2s में भी 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दो आप, लिख दिया हमने। p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो p में लिख दो इलेक्ट्रॉन, लो भाई लिख दिया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने के बाद अच्छी बात है, वो तो हमें पता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, इसलिए तो एक बॉक्स होता होगा इसका। अच्छा ठीक है, कार्बन की बात करते हैं। 1s2, 2s2, p2 हो गया सर। तो अब मैं लिखूंगा 1s, ये हो गया 2s, और ये हो गया 2p। तो अपन कहेंगे ये गलत है, ये हंट्स रूल को वायलेट कर रहा है। हंट्स रूल के हिसाब से जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, यही तो लिखा है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्सेस ऑफ द सबशेल, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्सेस ऑफ द सबशेल will only take place when each box has 1 unpaired electron। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक आप पेयर नहीं कर सकते, दैट इज रूल। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं अपन इसमें से, ठीक है, अपन ऐसे लिख देंगे। मतलब ऐसे करना है, इसका मतलब है ये कह रहे हो कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ये बताओ ऐसे ही लिखना जरूरी है या ऐसे भी लिख सकता हूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते। या तो दोनों ऊपर की तरफ हो या दोनों नीचे की तरफ हो, ऐसे नहीं करना एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करना शुरू कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन बताओ, ये तो 1s2 है, 2s2 है। थोड़ा सा माइक दूर करके बोल बेटा, आज आवाज मतलब ऐसे। सर सीधा इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट के बाद थर्ड में नहीं डाल सकते क्या? हाँ डाल सकते हैं, मतलब आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों की एनर्जी एक जैसी होती है। तुम्हारा मतलब था कि मैं इसकी जगह ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा ना सर? हाँ सर चलेगा, इन दोनों में रखो, इसको खाली छोड़ो, चलेगा क्योंकि एनर्जी सबकी एक जैसी, चलेगा। ठीक है ना। क्या नहीं कर सकते अपन, क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, ये 2s हो गया सर। अब क्या करूं, तो अपन कहेंगे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, अभी पेयरिंग नहीं कर सकते आप। अब तीनों में, अब अगर और इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयरिंग करूंगा। ये 8 हो गया, 1s2 है, 2s2 है, p4 है, दैट विल बी इक्वल टू, ये 2s हो गया, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। अब मैं p की बात करता हूं। तो अब सर इसमें मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ मैंने तीनों लिखे, तो अब पेयरिंग शुरू कर सकता हूं। तो पेयरिंग कहां से शुरू करूं, किसी से भी कर लो। अभी तो बताया आपने कि सबकी एनर्जी एक जैसी है। इन दोनों में भी रख सकते थे आप 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में भी रख सकते थे, बीच में छोड़ के एक इधर ऐसे भी रख सकते थे, इसको कहीं भी लिख सकते थे तीनों में से। मतलब मैं पेयरिंग भी कहीं से भी शुरू कर सकता हूं जब तक। तो अब देखो यही तो लिखा, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब बॉक्सेस ऑफ द सबशेल, मतलब एसपीडीएफ boxes will only take place when each box has 1 unpaired electron। ये unpaired electron है, paired electron होता है जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों एरो होते हैं। तो अगर मैं फ्लोरीन लिखूंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 होगा तो अपन क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, p5। तो अपन कहेंगे ये तो ऐसे ही होगा, इधर बना देते हैं भाई p को, 1 2 3 4 5।
ये दोनों तो वैसे करते हैं 1s एंड 2s। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मुझे ये पता चल गया कि मान लो मेरे पास अदर एग्जांपल में अपन लिखते हैं, इफ वी हैव, सपोज करते हैं अपन D4, तो D के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। मान लो लास्ट वाला सबशेल, जैसे यहाँ पर P आ रहे हैं, मान लो D4 आता किसी में, तो अपन कहते हैं फिर आप इसको ऐसे करते हैं, D के 5 ऑर्बिटल। और अगर D5 होता तो आप एक और फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। और अगर D6 होता तो आप पहले सब में एक एक लिखते, उसके बाद पेयरिंग शुरू करते, 1 2 3 4 5। अब किसी एक में पेयरिंग कर देते अपन। और अगर D9 होता तो भी अपन वही करते हैं, तो इस सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखो, उसके बाद पेयरिंग शुरू कर लो। मतलब पेयरिंग तभी होगी जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जिनकी एनर्जी सेम है। तो सभी ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगी। दैट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हंट्स रूल होता है, राइट। अब इसके बाद थर्ड रूल होता है, मैं रूल 3 को नहीं पढ़ाऊंगा अभी क्योंकि मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 2 को अपन वापस जब पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। दैट इज कॉल्ड पॉलिश प्रिंसिपल। ये अपन बात में पढ़ेंगे, ठीक है। सर उसके लिए पहले अपने को क्वांटम नंबर्स पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ, मतलब पहले अपन चलेंगे ना क्वांटम नंबर में, इसलिए तो अब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे इसके बाद। मतलब पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आइडिया आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब चलते हैं क्वांटम नंबर्स पढ़ने के लिए। जब क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो अपन को फिर वेव मैकेनिकल मॉडल पे चलेंगे, फिर वेव मैकेनिकल मॉडल से पढ़ेंगे, राइट। तो अब जो नेक्स्ट होगा अपना वो होगा क्वांटम नंबर्स। लेकिन अपना अभी क्लास है क्या? नहीं सर, खत्म हो गया। हाँ, 4:33 हो गया। तो हाँ, हो गया सर, टाइम हो गया। फिर अपन रुक जाते हैं, है ना? हाँ सर। फिर अपन रुक जाते हैं, फिर अपन हाँ नेक्स्ट सर, कोई टाइम प्रॉब्लम मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे। सर पॉलिश प्रिंसिपल नहीं, पॉलिश प्रिंसिपल नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम क्वांटम नंबर से पढ़ेंगे। ओके सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर कुछ होमवर्क नहीं करना है ना?